नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक संवाद। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। भारत की संस्कृति संवाद संस्कृति रही है। विचार विमर्श और चर्चा बहस से होते हुए हम आगे बढ़े हैं। जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर संसद में बहस का एक सिलसिला रहा है, जिसने जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया है और समस्याओं के समाधान का रास्ता सुझाया है। बहस की इन्हीं कड़ियों को एक सिलसिला देने की कोशिश है हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। औपनिवेशिक काल के बहुत से कानून आज़ादी के 7 दशक बाद भी कानून की किताब में मौजूद हैं। हालांकि समय समय पर इनमें से कई अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द किया जाता रहा है, लेकिन न्याय व्यवस्था पर अब भी बोझ बने हुए हैं ये कानून। आइए देखते हैं रद्द किए गए कानूनों पर संसद में हुई चर्चा पर आधारित सार्थक संवाद की दूसरी कड़ी। स्वतंत्रता के बाद से रद्द हुए कानूनों पर संसदीय संवाद की विकास यात्रा पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। विधि या कानून नागरिकों और संस्थाओं के लिए राज्य व्यवस्था के स्वीकृत और लागू किए जाने वाले सामान्य आचरण नियम हैं। ये नियम बदलते समय के साथ अपनी प्रासंगिकता खोने लगते हैं तो संशोधन किए जाते हैं। कभी कभी तो प्रचलन से भी बाहर हो जाते हैं। भारत में औपनिवेशिक काल में बने बेकार कानूनों को संशोधित करने, रद्द करने या विधान पुस्तिका से हटाने के लिए संसद ने लगातार पहल की है। संविधान सभा ने नया संविधान बनने तक पुराने कानूनों को बहाल रखने का फैसला लिया। संविधान सभा ने महसूस किया कि सभी विधियों का संविधान के अनुरूप अनुकूलन होना जरूरी है। इसके लिए इनकी समीक्षा का अधिकार न्यायालय को दिया गया। इसी समीक्षा के आधार पर न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए समय समय पर कानूनों को रद्द किया गया, तो बहुत से बेकार कानूनों को कानून की किताब से हटाया भी गया। कई औपनिवेशिक कानूनों को लेकर संविधान सभा में दिलचस्प बहस हुई। ब्रिटिश राज में दी गई पदवियों को समाप्त करने का फैसला लिया गया। आजादी से पहले भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन संसद ने महसूस किया कि इसे मूलाधिकार में शामिल करना अहिंसा मूलक समाज की स्थापना में बाधक होगा। ऐसे में अनिवार्यता के अनुरूप लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। अंतरिम संसद ने किसानों की भूमि शोषकों के हाथों में जाने से बचाने के लिए पुराने कानूनों को रद्द किया, तो अंग्रेजी राज में कई जनजातियों को जरायम पेशा बताने के कानून पर संसद ने रोष भी जताया। 1952 में पहली संसद के गठन के साथ अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करने और विधान पुस्तिका से पूरी तरह हटाने के लिए बाकायदा निरसन विधेयक लाए गए। संसद ने ऐसे कानूनों को लेकर सरकार से जवाब तलब किया और इन कानूनों की पहचान में हुई देरी के लिए फटकार भी लगाई। यही नहीं, रद्द होने के बावजूद कानून की किताब में ऐसी विधि को रखने पर भी सदस्यों ने नाराजगी जताई। हैदराबाद की निजामशाही की संपत्ति के विदेशी बैंकों में भेजे जाने के बाद संसद ने राज्यों में केंद्रीय कानूनों के विस्तार, निरसन और संशोधन की जरूरत समझी। वहीं ब्रिटिश काल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जब्त संपत्ति वापस करने की मांग भी संसद ने उठाई। चाय बागान श्रमिकों से जुड़े कानून को रद्द कर उन्हें राहत दी गई। आजादी के बाद से गरीबों को कंट्रोल क्लॉथ के रूप में सस्ती दरों पर धोती उपलब्ध कराई जाती थी, जिसका लाभ नीचे तक पहुंचाने के लिए संसद ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कानून रद्द किया। 1974 से 234 बेकार कानूनों को रद्द करने के लिए बाकायदा निरसन और संशोधन विधेयक लाया गया, तो 1977 में आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचलने के लिए बनाए कानून को भी संसद ने इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। अगले ही साल दमनकारी कानून मीसा को भी रद्द कर दिया गया। संसद ने पुराने कई कानूनों को रद्द कर समाज सुधार की दिशा में भी अहम पहल की। बेकार कानूनों की पहचान की जिम्मेदारी विधि आयोग ने उठाई। आयोग ने अपनी 18वीं रिपोर्ट में कन्वर्ट मैरिज डिसोल्यूशन कानून को रद्द करने की सिफारिश की, तो 81वीं रिपोर्ट में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून में कमियों की पहचान की और संसद ने उन्हें निरस्त किया। समय समय पर अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को संसद रद्द करती रही है और विधान पुस्तिका से हटाने पर भी जोर देती रही है।
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऐसे कानूनों की पहचान के लिए पीसी जैन आयोग का गठन किया। 1998 में जैन आयोग ने 1300 कानूनों के निरसन की सिफारिश की, लेकिन एक साथ निरसन न करने पर संसद ने नाराजगी भी जताई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने संकल्प के साथ अमल का फैसला किया। 2014 के बाद से कानून की किताब को मोटा करने वाले बेकार कानूनों की पहचान और रद्द करने की प्रक्रिया को खास तौर पर प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर रामानुजम समिति को ये जिम्मा सौंपा और समिति ने पर करीब 1800 कानूनों के निरसन की सिफारिश की। इसके बाद से संसद में लगातार हर साल बेकार के कानूनों को रद्द करने की मुहिम जारी है, क्योंकि समाज के आखिरी आदमी को न्याय सुलभ कराने के लिए कानून को आसान बनाना जरूरी है। जब स्वाधीन भारत का अपना संविधान आकार ले रहा था, उस वक्त से औपनिवेशिक कानूनों को लेकर संविधान सभा में चर्चा बहस शुरू हो चुकी थी। लोकतंत्र को मजबूत करने की ये प्रक्रिया संविधान सभा से लेकर अब तक जारी है। आइए एक बार फिर देखते हैं रद्द की गए कानूनों पर पहले एपिसोड में संसदीय संवाद की कुछ अहम झलकियां। भारतीय विधान परिषद में विधान के मसौदे पर चर्चा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने माना कि वर्तमान कानून को पूरी तरह हटाना संभव नहीं है। यदि वर्तमान कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो सारा शासन छिन्न भिन्न हो जाएगा। संविधान सभा ने महसूस किया कि सभी विधियों को संविधान के अनुकूल बनाना जरूरी है। जो न्यायालय उन कानूनों को लागू करते हैं, उन्हें यह निर्णय करने की शक्ति दी जानी चाहिए कि ऐसा क्या अनुकूलन उचित है अथवा नहीं। संपूर्ण विधान को नए संविधान में समाविष्ट करने के लिए आप पहले ये उपबंध करें कि ये अधिनियम प्रवर्तन में बने रहेंगे जब तक वे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हों। वहीं कई औपनिवेशिक कानूनों को तो तत्काल रद्द करने की जरूरत महसूस की गई। हमारे नए भारत में जहां राजा प्रजा सभी समान होंगे, वहां ये सारी पदवियां राजकुमारी, राजाधिराज, नवाब बहादुर हमारे नए भारत में क्या काम? आई एम टोटली विथ यू प्रोफेसर शाह। आज से आप मुझे सिर्फ अमृत कौर बुला सकते हैं। फिरंगी हुकूमत का इसी तरह का एक और कानून था आपराधिक जनजाति कानून, जिसके तहत कुछ जनजातियों को जराइम पेशा घोषित किया गया। ऐसा कानून हिंदुस्तान में नहीं रह सकता कि फलानी जाति गुनाहगार जाति है, वह जराइम पेशा है। हैदराबाद निजाम शाही की संपत्ति विदेशी बैंकों में पहुंचाए जाने पर संसद में सवाल उठे। तब संसद ने केंद्र सरकार को कानून के दूसरे राज्यों में विस्तार, संशोधन और निरसन का अधिकार देने की जरूरत महसूस की। I would like to know whether the Nizam has the authority to transfer state securities, or is it that the money which he transferred was the one belonging to him? ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले राजे रजवाड़ों और स्वतंत्रता सेनानियों की जायदाद छीन ली थी। संसद ने सरकार से राजा महेंद्र प्रताप सिंह की संपत्ति उन्हें वापस करने की मांग भी उठाई। हमारी देश की बेदी पर जिसका बलिदान हुआ, उसकी जायदाद अगर किसी भी प्रकार से छीन ली गई हो और उसको किसी प्रकार का मुआवजा दिया जाना संभव न हो, तो उन्हें उनकी जायदाद लौटाई जाए। आपातकाल के दौरान प्रेस और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने वाले कानून को भी 1977 में संसद ने रद्द कर दिया। इस तरह के कानून के अंतर्गत सिर्फ मैं ही नहीं, भारत की हजारों संख्या के लोग नजरबंद किए गए थे और लाखों की संख्या में उनके जो परिवार के सदस्य और उनके ऊपर जो विपत्ति ढाई गई थी, इसी कानून को समाप्त करने की बात है, जिसका कि मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। 1971 में देश की आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मीसा कानून लाया गया, लेकिन इसका दुरुपयोग हुआ 1975 में, जब आपातकाल लागू किया गया। तब संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन कर इस जन विरोधी कानून को और दमनकारी बनाया गया। 21 महीने तक चले जनसंघर्ष के बाद 1977 में देश की संसद ने इसे इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिया। Mr. Deputy Chairman, sir, in my opinion, we are now passing through a historic moment when a black law is going to be thrown out, lock, stock and barrel. महोदय, आज का दिन जनता के लिए, इस सदन के लिए
आज़ाद भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिन है, जब इस काले कानून को, इस लोकतंत्र विरोधी कानून को, इस संविधान विरोधी कानून को, इस नैतिकता विरोधी कानून को हटाने के लिए हम सब यहाँ वाद विवाद कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि यह बिल सर्वसम्मति से पास होगा। आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों की पुष्टि जस्टिस JC शाह आयोग ने भी की। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए संसद ने स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 पारित किया, लेकिन अगले ही साल सरकार बदल गई। कानून को समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अदालतों के गठन को गैर कानूनी करार दिया और उसके बाद संसद को यह कानून रद्द करना पड़ा। I will not go more into that, but I would like to quote Ghalib with an apology to his soul and with a little change what he said. इमरजेंसी का जिक्र किया जो तूने हमनशी, इमरजेंसी का जिक्र किया जो तूने हमनशी, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय. This government which today having come back to power wants to erase history, wants to rewrite history and wants the people of India to forget all that happened during the period 1975-77. And it is this government which wants to safeguard itself against future thrusts, and therefore it is anxious to repeal this piece of legislation. 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 6 साल बाद 1975 में बैंकिंग सेवा आयोग कानून पारित किया गया, जिसे लेकर अनियमितताओं के कई आरोप लगे। बाद में सरकार बदलने पर 1978 में इस कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव लाया गया, जिसे राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया। लिहाजा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी। The act was passed in 1975, but the commission was set up only in February 1977. When the Congress leaders were dreaming that they were going to come back to power, after which they were thinking of usurping the powers in the hands of the central government. The only purpose of establishing this commission was, to my mind, to have every appointment cleared through law and to appoint only those persons as high officials in banks who would just ditto the government's line. महोदय, अब जो बातें सामने आ रही हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने किस लिए बैंकिंग सर्विस कमीशन को इतने दिनों तक क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि बैंकों में सुयोग्य आदमियों की भर्ती हो। आप उसमें नालायक आदमियों को भरना चाहते थे, जो आपके इशारे पर जो चाहे फैसला कर दे, जिसको जितना चाहे क्रेडिट दे दे। जो बातें अब सामने आ रही हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि आपने नियम वगैरह की परवाह किए बगैर ही श्री नागरवाला को 60 लाख रुपया दिया था। जिस मुंबई की कंपनी में आप इंटरेस्टेड थे उसको 220 करोड़ रुपया देने के लिए कह दिया। इसको रिजर्व बैंक बोर्ड ने पास ही नहीं किया, लेकिन आपके इशारे पर लोगों को इतने बड़े क्रेडिट दिए जा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि अब तक सिर्फ 3 मौकों पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक के अलावा दहेज निषेध विधेयक और आतंकवाद निरोधक विधेयक को पारित करने के लिए भी संयुक्त बैठक आहूत की गई। इसी के साथ कई बेकार कानूनों को रद्द करने और कानून की किताब से पूरी तरह हटाने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक 1978 लाया गया। This is a periodical exercise undertaken every 3 or 4 years. It is a slimming process just to keep the figure as beautiful as the figure of Mr. Chandrappan. If any formal defects of a purely formal nature in any act, the advantage is taken of this periodical exercise to remove those defects. बेकार कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया में कई अच्छे कानून भी रद्द करने पड़े। उदाहरण के तौर पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 को इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि इस संबंध में कई कानून बन चुके हैं, और दोहराव को दूर करने के लिए विधि आयोग ने अपनी 31वीं रिपोर्ट में पुराने कानून को रद्द करने की सिफारिश की। हिंदू समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा ऐसी बहुत सी कुरीतियां थीं
जिन्हें शास्त्र मानता था, लेकिन कुछ पोंगा पंडित और रूढ़िवादियों ने इन कुप्रथाओं को चला रखा था। 1956 के बाद श्री ईश्वरचंद विद्यासागर उस समय के सबसे अधिक सांस्कृतिक जागरूकता के प्रहरी बने। उस समय ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी बहुत सी संस्थाएं बनी जिन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ा। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनर और गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू प्रथाओं को संहिताबद्ध करने के लिए ये 4 कानून लाए गए। तब संसद सदस्यों ने एक समान नागरिक संहिता की जरूरत समझी। मेंबरान की तरफ से ये बात कही गई कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बहुत सी माइनॉरिटीज़ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रिंसिपल में है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है और उन्हें एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि माइनॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेकर ही ऐसा इंतज़ाम किया जाना चाहिए। कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों के कारण रोगियों को भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। ऐसे में भेदभाव के रोग को दूर करने के लिए कुष्ठ रोग अधिनियम 1898 को रद्द करने का विधेयक लाना पड़ा। It was considered then that the disease was incurable, that all following certain trades and doing certain acts in order to preclude them from free contact with the community. The act made the provision whose objective was the prevention of the spread of the disease to others. मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस संबंध में कोई नई नीति राज्य सरकारों के लिए निर्धारित करने जा रहे हैं, जिससे वे भी ऐसी व्यवस्था करें कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। स्वतंत्रता के 4 दशक बाद एक बार फिर गैर जरूरी कानूनों को रद्द करने संबंधी कानून संसद में पारित हुआ। चर्चा के दौरान संसद सदस्यों ने औपनिवेशिक कानूनों की समीक्षा के बाद फिर से सदन में रखी। The last repealing and amending bill was passed in 1978, covering acts up to and inclusive of the year 1975. In the present bill, acts up to 1984 are being covered. This measure is of a very non-controversial and formal nature. I want to make sure that there are some other laws which originate from the British days. There are taxation laws, Factory Law Act, Penal Code, police laws, etc. We have not given any thought to them. We have introduced some amendments periodically. The year 1947, as we all believe, and you particularly take pride in, was a break with the past and future. Was our desire that the new dawn should have been seen in 1947. Therefore, a break with the past is necessary. Simply through the amendments, such breaks cannot be introduced. लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बेकार पड़े कानूनों की पहचान करने के लिए विधिवत एक आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि केंद्र सरकार के 2500 कानूनों में से 1300 ऐसे कानून हैं जो प्रयोग में नहीं आते। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा श्री पीसी जैन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था, जिसने इस बात का निर्णय किया कि कौन कौन से अधिनियम अब अपना महत्व खो चुके हैं और उन्हें निरस्त कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए। उसमें ये जो केंद्रीय अधिनियम थे, उनमें से एक अधिनियम भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये शामिल था। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 1904 में उस ज़माने की ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता, इलाहाबाद, लाहौर, मुंबई और मद्रास, इन 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए एक अधिनियम बनाया था, जिसके द्वारा इन 5 विश्वविद्यालयों का काम चलता था। लेकिन इधर स्वाधीनता के पश्चात भी और उसके पहले भी इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग अधिनियम बन गए। कभी कभी अव्यवहारिक होने की वजह से भी संसद ने कई कानूनों को रद्द करने का कड़ा फैसला लिया। आपातकाल में शहरी गरीबों को घर मुहैया कराने के लिए शहरी भूमि सीमा और विनियमन विधेयक बनाया गया। राज्यों ने इस कानून में 59 संशोधनों का प्रस्ताव दिया, जिसकी वजह से 2 दशक तक ये अमल में नहीं लाया जा सका, लिहाजा इसे रद्द करना पड़ा। इस विधेयक को जब लागू किया गया था
तो उसके जितने भी प्राक्तन थे उनमें यह बात कही गई थी कि यह विधेयक आएगा और उसके बाद भूमि को विकेंद्रीकरण रुक जाएगा, और यह भी कहा गया था कि सारी भूमि का समान रूप से वितरण हो जाएगा। उसमें यह कहा गया है कि विलासितापूर्ण जो आवास होंगे उनके ऊपर प्रतिबंध लगेगा, और उसमें यह भी कहा गया कि हम व्यवस्थित रूप से शहरीकरण कर सकेंगे। परंतु बड़े खेद की बात है कि 1976 से लेकर 1999 तक लगभग 2.5 दशक के आसपास का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी इससे एक भी उद्देश्य की पूर्ति इसके अंदर नहीं हुई है। दिलचस्प बात ये थी कि ब्रिटिश राज में संपत्तियों की जब्ती कुर्की के लिए कुछ अधिकारियों को दिए गए अधिकार को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। वर्ष 1859 में बने इस कानून की 16 धाराओं को तो 9 साल बाद रद्द कर दिया गया, लेकिन 4 धाराएं वर्ष 2000 तक कानून की किताब में छिपी रहीं। Sir, it is evident from the bill itself that the certain powers were given at that time during the British Raj to some of the officers who were appointed as commission when there was no CRPC, no regular procedure code was there. Those officers used to frame their own rules of procedure, and such actions of officers who had taken action of forfeiture of property, seizure of property, were not to be challenged in a court of law. आज़ादी से पहले चेचक भयावह संक्रामक बीमारी मानी जाती थी। इससे हर साल हजारों लोग काल कलवित हो जाते थे। तब टीके को अनिवार्य बनाने के लिए 1880 में कानून लाया गया। एक सदी के लगातार प्रयासों के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1980 में भारत को चेचक मुक्त देश घोषित किया, लेकिन कानून की किताब में ये विधि वर्ष 2001 तक बनी रही। जब ये बिल बना था 120 वर्ष पहले, उसमें में चेचक बड़ी भयानक संक्रामक रोग माना जाता था, और जब ये चेचक की बीमारी फैलती थी हजारों लोग मौत के मुंह में चले जाते थे, हजारों बच्चे जो है अकस्मात ही मौत के ग्रास बन जाते थे, और देवी का प्रकोप माना जाता था। इस बिल के माध्यम से उसमें में रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नॉन वैक्सीनेटेड पर्संस एंड पनिशमेंट फॉर दैट, उनके लिए सजा वगैरह का प्रावधान, और जिनके टीका नहीं लगा हुआ था वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते थे, आदि आदि बातों का प्रतिबंध। तो इस टीके के परिणाम स्वरूप वास्तव में जब इसका एक जागृति भी पैदा हुई, लोग टीका लगाने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन को नाकाम करने के लिए ब्रिटिश राज में आवश्यक सेवा कानून लाया गया ताकि नौकरी पेशा लोगों में भय पैदा किया जा सके। वर्ष 2001 में इसको रद्द करने के लिए कानून लाया गया। Gandhi ji was making non-cooperation movement and also the Quit India movement. At that time, the British want to stop the non-cooperation, and also they want to threaten the people by way of this ordinance. इंडियन एयरलाइंस विमान अपहरण और संसद पर हुए हमले की घटना ने वर्ष 2002 में संसद को पोटा कानून बनाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन इसका दुरुपयोग और उद्देश्य प्राप्ति में असफलता के कारण इसे रद्द करना पड़ा। It is universally acknowledged today that the most gravest threat to civilized society and particularly to democracies is terrorism, and the ordinary law in existence in most democracies is inadequate to meet that threat, that challenge. And therefore it was that we in the earlier Lok Sabha decided that India must also respond to the general realization, even in the United Nations Security Council, there ought to be in all countries special laws against terrorism. We did it. Now today that special law is being repealed. This will be the first country in the world to do that. 2014 से बेकार पड़े कानूनों की पहचान और उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया को खास प्राथमिकता दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर रामानुजम समिति को इसकी जिम्मेदारी सौंपी और इस समिति ने 1741 कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की। It is true that nearly 1741 redundant laws, which are almost all dead laws, are in existence. We are already prepared a draft bill of repealing
nearly 741 appropriate acts, which is already ready with me. So I will take it to the cabinet and I will bring before there. Okay. Another bill already of 79 repealing and amending acts, that is before the other Rajya Sabha. That is also taken up immediately, and it will be coming to this house as early as possible when it is passed in that. So as far as repealing and amendments are concerned, we are working on it. We will see that within a short span of 1 or 2 years. We hope that all these redundant and laws which are not in use, so-called dead laws, it will be taken care of, and certainly the statute book will be cleared so that there should not be any confusion in the process of disposing of cases as far as this are concerned. अप्रासंगिक और बेकार पड़े कानूनों के साथ साथ कई औपनिवेशिक कानूनों को रद्द करने का संकल्प मोदी सरकार ने लिया। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि कैसे कैसे पुराने बिल अभी भी चल रहे थे। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, मद्रास अनकॉन्वेंटेड ऑफिसर्स एक्ट 1857, कलकत्ता पायलट्स एक्ट 1859। अब मैंने मालूम करने की कोशिश की कलकत्ता पायलट्स एक्ट क्या है, तो बड़े बड़े लोगों के आगे जो गाड़ी में पायलट बजता था उसके लिए कानून बनाया था अंग्रेजों ने। उसके बाद गवर्नमेंट सील्स एक्ट 1862, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट 1876, हैकनी कैरेज एक्ट 1879। तो हमने जानने की कोशिश की हैकनी कैरेज एक्ट क्या है, तो कल्याण बाबू को याद होगा कि जब कलकत्ता में पुराने समय कैरेज चलता था तो उस कैरेज को मैनेज करने के लिए हैकनी कैरेज एक्ट बनाया गया। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये कानून आज भी है। और एक अंग्रेजों के समय का बहुत ही रोचक कानून है, माननीय उपसभापति जी, माननीय अनंत कुमार जी उसको रुचि से सुनेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1911। तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था कि देशद्रोही के जो मीटिंग करेगा उसको रोकने के लिए कानून बनाया था। तो ये एक ऐसी पीड़ा की बात है कि ये सब कानून आज भी स्टैट्यूट बुक पर है, इनको समाप्त करने की आवश्यकता है। पिछड़ा वर्ग के विकास और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन विधेयक 2017 लाया गया। इसके लिए 123वां संविधान संशोधन किया गया और SC/ST आयोग की तरह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। आज का यह ऐतिहासिक क्षण है। 1993 से लगातार इंतजार था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए इस वर्ग को संवैधानिक संशोधन के बाद एक बड़ा सामाजिक न्याय मिलेगा, और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है इस देश के 52% लोगों के लिए, जो लगातार इस इंतजार में थे कि शायद हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को सुना। 2014 के बाद से बेकार हुए कानूनों को रद्द करने का सिलसिला तेज हो गया और 1429 कानूनों की पहचान कर उन्हें निरस्त भी किया गया। वर्ष 2019 में फिर कई कानूनों की पहचान कर निरसन विधेयक लाया गया। सर, हम लोग की पूरी कोशिश है कि जितने भी पुराने कानून हैं जो 100-150 वर्षों से हैं, ब्रिटिश जमाने के कानून बोलो आप। सर, आज भी हम 860, 1875 के कानून, तो आज सर इस सरकार सर और हमारे प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव का एक प्रकार से इस सदन में मैं कहना चाहूँगा कि 1458 एक्ट सर हमने रिपील किया है और आज 58 और करने जा रहे हैं सर। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो एक नई शुरुआत है कि देश में पुराने कानून जो असुविधा पैदा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, जिनका कोई उपयोगिता नहीं है, उसको समाप्त किया जाए। और एक हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी ने और निर्देश दिया है कि कई ऐसे कानून जो 2 कानून एक हो सकते हैं उसका भी विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अप्रचलित और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। तब से लगातार हर साल संसद में बेकार पड़े कानूनों को रद्द करने की मुहिम जारी है, क्योंकि समाज के आखिरी आदमी को न्याय सुलभ कराने के लिए बेकार पड़े कानूनों को रद्द करना और कानून को आसान बनाना बेहद जरूरी है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर जरूर देखिए।
हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। नमस्कार।